अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 17 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 247 पे है। राइट। अब देखें बेटे, हम जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें पहला आइटम जो इनपुट के तौर पे आता है वो या कैश बुक का बैलेंस होता है या पासबुक का बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, लेकिन अगर उसके साथ वो ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन लिख दे तो फिर हमने उसको क्रेडिट कर लेना है। इसी तरह जो हमारी पासबुक है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन अगर वो उसके साथ ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट लिख दे तो फिर हमने उसको डेबिट करना होता है। उसके बाद आगे जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो हमारी डिफरेंस की ये 4 रीजंस हैं। उनमें से पहली रीज़न है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो चेक इशूड ही का वर्ड यूज़ करे, वो लिख सकता है चेक इशूड, चेक ड्रॉन, चेक पास्ट या आउटगोइंग चेक। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर ले इन चारों में से, आपने इसको अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से डेबिट कर लेना है। डिफरेंस की दूसरी रीज़न होती है हमारे पास चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो लाजमी नहीं है कि वो चेक डिपॉजिटेड का वर्ड यूज़ करे, डिफरेंट वर्ड यूज़ होते हैं। क्या? चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू द बैंक, चेक सेंड टू द बैंक, ओमिटेड चेक या रिसीव्ड चेक। तो इन पांचों में से जो भी वो यूज़ करे, इसको आपने अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देना है। राइट। पहली जो 2 रीज़न है, इनका स्टेटमेंट देखते ही फ़ौरन हमें पता चल जाएगा कि ये चेक इशूड है और ये चेक डिपॉजिट है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राइट। प्रॉब्लम एरिया हमारी 3rd और 4th स्टेटमेंट है, क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाय बैंक। तो अगर वो क्वेश्चन में खुद मेंशन कर दे कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है या ये चीज़ डेबिट हुई है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। क्रेडिटेड बाय बैंक है तो आप उसको डेबिट कर लेंगे, डेबिटेड बाय बैंक लिखा है तो आप उसे क्रेडिट कर लेंगे। प्रॉब्लम हमारे लिए तब बन जाता है जब वो हमें बताता नहीं है कि ये स्टेटमेंट क्रेडिटेड है या डेबिटेड है, तो वहाँ पे फिर हमें खुद डिसाइड करना होता है। तो हमारे डिसीजन का क्या क्राइटेरिया है बेटे? सिंपल सा क्राइटेरिया, स्टेटमेंट रीड करें। स्टेटमेंट रीड करने के बाद अगर आपको पता चलता है नहीं जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का इंक्रीज़ आया है, तो ये क्रेडिटेड बाय बैंक कहलाएगा, आप इसको डेबिट कर लोगे। और अगर स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपको पता चलता है नहीं जी स्टेटमेंट की वजह से बैंक अकाउंट में पैसों का डिक्रीज़ आया है, तो फिर ये डेबिटेड बाय बैंक कहलाएगा, आप इसे क्रेडिट कर लेंगे। राइट। तो ये हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का क्राइटेरिया होता है। तो अब आते हैं बेटे हम लोग अपने प्रॉब्लम नंबर कौन से 17 की तरफ। इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि करना क्या है अब हम लोगों ने इसमें। तो अब देखें बेटे, सुनिएगा बात को ध्यान से। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक, इनमें 13 के अलावा इनमें सिचुएशन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के ना एक बैंक में एक ही अकाउंट है। ठीक है ना। लेकिन समटाइम ऐसा भी तो होता है कि हम एक ही बैंक में 2 अकाउंट या इससे ज़्यादा अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। ठीक। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 13, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एक ऑर्गेनाइजेशन में के सेम बैंक में 2 अकाउंट हैं। ठीक है ना। तो फिर हम लोगों ने देखना है कि आज के लेक्चर में कि जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक बैंक में 2 अकाउंट होंगे तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगी। राइट। तो बहरहाल आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ मिस्टर नासिर अली प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2005। तो ये कोई नासिर अली साहब हैं, आपको उनका डाटा दिया और आपसे कह रहा है जी आप इसकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो सी है वो 31 दिसंबर 2005 पे प्रिपेयर करें। तो अब पहला आइटम जो इसमें इनपुट के तौर पे आना है वो कैश बुक या पासबुक का बैलेंस आना है, चाहे वो पहली स्टेटमेंट में, चाहे लास्ट में दे, चाहे मिड में दे। ठीक है। तो नॉर्मली वो पहली स्टेटमेंट में ही बैलेंस बताता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया था उसमें भी उसने देखें बैलेंस लास्ट स्टेटमेंट में बताया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में भी वो हमें लास्ट वाली स्टेटमेंट में बैलेंस बता रहा है। ठीक है ना। तो बैलेंस बहरहाल जहाँ भी पड़ा है वहाँ से उठा लेना है। तो अब आप यहाँ देखें क्या कह रहा है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कौन सी बुक है? कैश बुक है। तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, वो कह रहा है ये ओवरड्राफ्ट है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है। अब साथ ही आगे क्या रहा है? बैंक अकाउंट नंबर 2। तो अब आपने के साथ उसने अकाउंट नंबर का जिक्र कर दिया। ठीक है। तो अभी तक देखें किसी भी क्वेश्चन में अकाउंट नंबर का जिक्र नहीं था। ठीक। तो अब यहाँ कह रहा है ये अकाउंट नंबर 2 का है, इसका मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन एक ही बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट रख रही है, तभी उसने उस अकाउंट नंबर भी मेंशन किया। तो अब उन अकाउंट्स में से एक अकाउंट नंबर 2 है, बाकी कौन सा है हमारा उससे लिंक
नहीं है। तो अब बेटे जब हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना, तो जितने भी चेंजेस है ना, जिन स्टेटमेंट्स में अब ऊपर आप जब हम रीड करेंगे तो जिन जिन स्टेटमेंट में वो अकाउंट नंबर का जिक्र करेगा ना, उसको आपने अकाउंट नंबर 2 के हिसाब से देखना है। आपने देखना है कि इस स्टेटमेंट का अकाउंट नंबर 2 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि 39,200 है, तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट है और 39,200 है। अब इसको इनपुट के तौर पे हम कहाँ रखेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन के फॉर्मेट में। तो लें बेटे चलते हैं, अब हम लोग फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो टॉप पे आपने 3 लाइन्स यूज़ करनी है। पहली में ट्रेडर का नाम नासिर अली, सेकंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं बेटे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, विद इन ब्रैकेट अब आप इसके साथ लिखेंगे अकाउंट नंबर 2, स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, और फिर आ जाएगा बेटे एज ऑन 31 दिसंबर 2005। पहली लाइन में यहाँ पे आ गया फॉर्मेट के अंदर रुपीस। अब इस लाइन पे आपने मजीद कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब एक इसको ऐड और लेस की जगह छोड़ के यहाँ पे अब आपने अपना इनपुट बैलेंस रखना है। तो कौन सी बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का। तो आप यहाँ लिखेंगे बेटे कैश बुक बैलेंस, क्या कह रहा है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक, तो कितना है 39,200। तो अब हम इसको क्या कर देंगे बेटे, क्रेडिट। ठीक है, होता डेबिट है लेकिन चूंकि उसने ओवरड्राफ्ट का है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा इनपुट आ गया, राइट। अब बाकी की स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। ठीक, देखते हैं क्या क्या इफेक्ट है। तो लें बेटे, अब स्टेटमेंट नंबर 1 है, देखें क्या कह रहा है, अ चेक ऑफ ₹800 विच वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इन दिसंबर। कह रहा है आपने ना अपने एक कस्टमर से चेक रिसीव किया है ₹800 का। अब रिकन्सिलिएशन बन रही है दिसंबर में। कह रहा है आपने दिसंबर में अपनी बुक में लिख दिया कि आपने इस चेक को अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है। ठीक है ना, तो अब होता यह है कि आप डिपॉजिट करवा देते हो, बैंक उसे कलेक्ट नहीं करता है, तो ये बन जाता है अनकलेक्टेड चेक। लेकिन यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा उसने बात कुछ और की है। अब आगे देखें क्या कह रहा है, बट द वाज पेड इन टू द बैंक इन जनवरी नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन कह रहा है आपने चेक को एक कस्टमर से रिसीव किया है 800 का, आपने दिसंबर के मंथ में अपनी बुक में लिख दिया कि ये चेक जाके हम बैंक में जमा करवा आए हुए हैं। लेकिन कह रहा है लेकिन आपने जब देखा ना तो भेजा कब किया है, जनवरी में। चेक को लिख दिया कि जमा करवा दिया है, लेकिन आपने उसको जाके जनवरी में जमा करवाया। तो ऐसा क्या हुआ बेटे कि आपने बुक में लिख दिया और जमा नहीं करवाया, हुआ ये कि आप इस चेक को जमा करवाना ही भूल गए। ठीक है ना, आपने अपनी बुक में लिखा कि ये चेक डिपॉजिट हो गया, लेकिन जब आप डिपॉजिट करवाने जाने लगे ना, हुआ ये कि वो टेबल पे ही पड़ा रह गया। पीएन आया, उसने उठा के ड्रॉअर में रख दिया। ठीक, अब आपकी बुक्स ये बता रही हैं कि ये जमा हो चुका हुआ है। ठीक है, बैंक जब स्टेटमेंट भेजेगा तो वो तो कहेगा कि ये जमा नहीं हुआ है। आपने जब कंपेयर किया तो पता चला कि जी चेक जो है हमारे पास ही पड़ा रह गया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको कहा जाएगा ओमिटेड चेक, कि जब आप बुक में लिख दें कि जमा करवा दिया और भेजें नहीं। ठीक, तो ये आपकी ओमिशन होती है। ओमिट का मतलब होता है भूल जाना, तो आप इसको जमा करवाना भूल गए हुए हैं, तो ये ओमिटेड चेक के नाम से बैंक रिकन्सिलिएशन में सेकंड स्टेटमेंट बन रही है। आप इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग लिखेंगे बेटे, ये देखें ओमिटेड चेक कितना 800, क्या करेंगे आप इसको क्रेडिट। तो बैलेंस क्या चल रहा है हमारा, क्रेडिट, अमाउंट क्या हो रही है, क्रेडिट, दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 40,000। आंसर के साथ आप फिर लिख देंगे बेटे दोनों सेम है, क्रेडिट ही आ जाएगा। ठीक होगी बात बेटे, ये स्टेटमेंट ट्रांसफर होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब इसको देखिएगा क्या कह रहा है, द ट्रेडर हैज़ इशूड चेक इन दिसंबर फॉर ₹64,000। रिकन्सिलिएशन किसकी बन रही है, दिसंबर की। कह रहा है ये जो ट्रेडर है ना जिसकी रिकन्सिलिएशन बन रही है, इसने दिसंबर के मंथ में ₹64,000 के चेक क्या किए हैं, इशू किए हैं। पहली बात, ये चेक इशूड बन रहे हैं, हमारी पहली स्टेटमेंट है। हमने क्या करना है, इसको अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट कर देना है। ठीक है, अब अमाउंट कितनी आनी है वो अब आप देखिएगा जरा। कह रहा है ऑफ विच, अब इनमें से, ठीक है ना, he finds that a check for ₹28,000 was cashed in December। ठीक है ना, कह रहा है इन तमाम चेक्स में से उसे ये पता चला कि 28,000 के चेक ऐसे हैं जो दिसंबर में कैश हो गए हैं। मींस ये जो सेकंड वाली अमाउंट है इसका मंथ चेंज नहीं हुआ है, हमें आगे मजीद जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे उसने एक अमाउंट और भी बताई हुई है। ठीक है ना, कह रहा है ही फाइंड्स दैट 28,000 वर कैश्ड इन दिसंबर। ठीक है ना, सेकंड दो अमाउंट्स दे दिए ना, तो दो अमाउंट्स जब आ जाती हैं तो हमें पहली अमाउंट नहीं लेनी होती है, या लेनी होती है दूसरी अमाउंट, या लेनी होती है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखना यह है कि दूसरी अमाउंट जो उसने बताई है क्या उसने उसका मंथ चेंज किया।
अगर दूसरी अमाउंट का मंथ चेंज हो गया है तो फिर हम लोगों ने सेकंड वाली अमाउंट को लेना है, और अगर सेकंड अमाउंट का मंथ चेंज नहीं हुआ है तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो अब इस वक्त देखें जो सेकंड वाली अमाउंट है उसका मंथ भी दिसंबर है, वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम 64,000 में से 28,000 माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 36,000, वो हमारे अनप्रेजेंटेड चेक बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखें पूरी रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा। कह रहा है 28,000 दिसंबर में प्रेजेंट हो गए हैं, फिर कह रहा है एक चेक ऐसा है 14,000 का जो जाके जनवरी में हुआ है, ठीक है। 64 में से 28 कब हो गए हैं? दिसंबर में। 14 हो गए हैं आप लोगों के कब? जनवरी में। और कह रहा है जो बाकी हैं वो अभी भी नहीं हुए, ठीक। तो अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ सेकंड वाली अमाउंट तक रहना है। तो 64 में से 28 जो से हैं वो प्रेजेंट हो गए हैं, ठीक। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 36,000 बनता है, वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो इसको अब हम अपनी पहली वाली स्टेटमेंट, चेक इशूड पड़ा हुआ है तो अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो ले बेटे, ये आ गया अनप्रेजेंटेड चेक 64,000 माइनस 28,000, तो डिफरेंस कितना आ गया बेटे? 36,000। तो ये अब हमारा डेबिट हो जाएगा। तो अब बैलेंस क्रेडिट है, अमाउंट डेबिट है, दोनों माइनस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 4,000। तो अब आंसर के साथ लिखेंगे क्या? क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है ना। 40,000 क्रेडिट में से 36,000 डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए आंसर के साथ क्रेडिट लिखेंगे। ठीक होगी बात बेटे। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जी। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है जी? द बैंकर गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। तो इसका मतलब है चूंकि इस ट्रेडर के बैंक में 2 अकाउंट थे ना, अब उसने अकाउंट नंबर का जिक्र किया है। तो एक हम जिसकी रिकंसिलिएशन बना रहे हैं वो अकाउंट नंबर 2 है, और दूसरा अकाउंट जिसका उसने जिक्र किया वो अकाउंट नंबर 1 है। तो अब आपने अपनी इस स्टेटमेंट का इफेक्ट देखना है कि अकाउंट नंबर 2 पे स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि रिकंसिलिएशन इस वक्त अकाउंट नंबर 2 की बन रही है। तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट का इफेक्ट अकाउंट नंबर 2 पे क्या पड़ना है, ठीक है ना, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करनी है। कह रहा है द बैंकर गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1। तो क्या इसकी रिकंसिलिएशन बन रही है? नहीं, हमें अभी इसको नहीं देखना कि ये क्या कर रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक फॉर पीस 18,000 विच वाज डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2। ये पड़ा है अकाउंट नंबर 2 जिसकी रिकंसिलिएशन बन रही है। तो इसके हवाले से क्या कह रहा है कि ये क्या हुआ है? डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2। तो डिपॉजिटेड कहाँ आता है? अकाउंट नंबर 2 में देखना है अब आपने। तो अकाउंट नंबर 2 के लिए ये क्या है? डिपॉजिटेड है। तो डिपॉजिटेड कहाँ आता है? आप रीजंस में चलें आप लोग, ये पड़ा हुआ है हमारे पास डिपॉजिटेड, ये पहली सेकंड वाली स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी मैं आपको कंप्लीट वो बता देता हूँ कि हुआ क्या है। कह रहा है आपके ना चूंकि बैंक में 2 अकाउंट थे, एक अकाउंट नंबर 1, एक अकाउंट नंबर 2। इस वक्त इस बंदे ने किया क्या है? ट्रेडर ने जिसकी रिकंसिलिएशन बन रही है, इसने ना अपने अकाउंट नंबर 2 में एक चेक डिपॉजिट करवाया था। तो बैंक को चाहिए था कि अकाउंट नंबर 2 में डिपॉजिट करे। बैंक ने डिपॉजिट आप ही के अकाउंट में किया, लेकिन उस वक्त गलती होगी कि आपके अकाउंट नंबर 2 की बजाय बैंक ने अकाउंट नंबर 1 में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। तो अब अगर बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर 1 की बन रही होती तो वहाँ पे पैसों का इंक्रीज आया हुआ है, ये क्रेडिटेड मेड बाई बैंक होता। लेकिन इस वक्त रिकंसिलिएशन बन रही है अकाउंट नंबर 2 की। तो 2 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि वो चेक जो आपने डिपॉजिट करवाया था बैंक ने उसे डिपॉजिट नहीं किया हुआ है। तो इसलिए अब आप इसको बैंक रिकंसिलिएशन में अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक 18,000 क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, 22,000 क्रेडिट आंसर आ गया, ठीक है बेटे। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, 4th। अब यहाँ देखें क्या कह रहा है? एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द बैंक आउट ऑफ अकाउंट नंबर 2। कह रहा है आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बैंक ने आपके अकाउंट से ना ये 2 अमाउंट्स पे की हैं। तो अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अकाउंट में पैसों का डिक्रीज आएगा। तो ये दोनों अमाउंट्स डेबिटेड मेड बाई बैंक है, तो दोनों को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एक इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है बैंक ने, और एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन, ट्रेड सब्सक्रिप्शन कहा जाता है तिजारती अखराजात को, ठीक है ना। तो ये 2 पेमेंट्स बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन पे आपके अकाउंट से पे की हैं। तो आपके अकाउंट में दोनों की वजह से डिक्रीज आया, दोनों को डेबिट, दोनों ही डेबिटेड मेड बाई बैंक है, दोनों को आप रिकंसिलिएशन में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो लें बेटे, ये आ गई, यहाँ है, ये रहा। पहले इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड बाई बैंक, ठीक है ना। तो डेबिटेड मेड बाई बैंक है 520, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो बैलेंस पहले क्रेडिट है, अब 520 मजीद क्रेडिट हो गया, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा 22,520, आंसर के साथ क्रेडिट लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे ऐड, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी में उसने बताया कि ट्रेड सब्सक्रिप्शन भी बैंक ने डेबिट किया, तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे ट्रेड सब्सक्रिप्शन डेबिटेड बाय बैंक 2160, हम इसको अब कर देंगे क्रेडिट, डेबिटेड बाय बैंक है क्रेडिट हो जाएगा, तो बैलेंस क्रेडिट अमाउंट भी क्रेडिट, दोनों सेम हैं इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 24,680। साथ आंसर के क्या लिखेंगे क्रेडिट और यहाँ लिख देंगे बेटे ऐड। नहीं बेटे ये हमारी स्टेटमेंट के दोनों आइटम जो हैं वो रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफ़र हो गए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5 देखें क्या कह रहा है, द बैंक हैज़ रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर अकाउंट नंबर 2। तो जहां बैंक ने आपने अकाउंट से 2 पेमेंट्स की हैं ना, कह रहा है बैंक ने आपके अकाउंट में ये 2 अमाउंट्स रिसीव भी की हैं, तो इसका मतलब है इसकी वजह से हमारे अकाउंट में इंक्रीज आया है, तो ये दोनों अमाउंट्स क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है, दोनों को डेबिट कर देंगे। तो अब क्या क्या क्रेडिट किया बैंक ने, कह रहा है एक डिविडेंड है 1280 रुपये का और दूसरा इंश्योरेंस क्लेम है 3400 का, तो ये 2 अमाउंट्स बैंक ने आपके बिहाफ पे रिसीव की हैं, तो अकाउंट में इंक्रीज आया है कि ये दोनों अमाउंट्स क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है, दोनों को डेबिट कर देंगे। तो लें बेटे ये रिकन्सिलिएशन में आ गई। पहले आते हैं बेटे डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कितना है 1280। अब हम इसको क्या कर देंगे डेबिट, तो अब बैलेंस क्या है क्रेडिट, अमाउंट क्या हो रही है डेबिट, दोनों अपोजिट हैं माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 23,400, ठीक है ना। और अब आंसर के साथ या लिखना है डेबिट या क्रेडिट, तो कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा है इसलिए आंसर के साथ क्रेडिट लिखेंगे। अब चूंकि इसको माइनस किया है तो इसको विद इन ब्रैकेट लिख देना है, विद इन ब्रैकेट मीन्स ये यहाँ से माइनस हो रही है और इधर फिर आप लिख देंगे बेटे लेस, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट में उसने बताया कि इंश्योरेंस क्लेम भी बैंक ने आपके बिहाफ पे रिसीव किया है, तो वो भी अकाउंट का इंक्रीज है, वो भी क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना है 3400, हम इसको भी क्या कर देंगे डेबिट, राइट। अब बैलेंस क्रेडिट अमाउंट डेबिट दोनों अपोजिट हैं, फिर माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा बेटे 20,000, ठीक है। तो अब आंसर के साथ या लिखना है या डेबिट या क्रेडिट, तो अब इस वक्त क्रेडिट वाली अमाउंट 23,400 ज़्यादा है, डेबिट वाली अमाउंट कम है, तो आंसर के साथ आप क्रेडिट लिखेंगे, ठीक हो गया बेटे। ये हमारी एक और स्टेटमेंट के 2 आइटम्स जो हैं वो बैंक रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफ़र हो गए जी। अब आते हैं बेटे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, तो लें जी अब क्या कह रहा है, 6 स्टेटमेंट कह रहा है बैंक चार्जेस ₹100, तो अब देखें चार्जेस हमेशा बैंक हमसे लेता है, तो जब लेता है तो अकाउंट में डिक्रीज आता है, तो डिक्रीज को क्या कहा जाता है, डेबिटेड मेड बाय बैंक, तो ये डिक्रीज इन अकाउंट है, डेबिटेड बाय बैंक है, हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अब इस अमाउंट को बैंक रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो लें बेटे यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 100 रुपीज़, क्या कर देंगे अब हम इनको क्रेडिट, तो बैलेंस क्रेडिट है अमाउंट भी क्रेडिट है, ठीक है, दोनों सेम है ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 20,100, ठीक है। तो आंसर के साथ आप क्या लिखेंगे, दोनों अमाउंट चूंकि क्रेडिट थी इसलिए आंसर भी क्रेडिट ही रहेगा और यहाँ लिख देंगे ऐड। ले बेटे ये हमारी एक और स्टेटमेंट रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफ़र हो गई। अब अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, तो अब 7th लास्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें उसने बेटे बैलेंस बताया हुआ था, तो ये हम इनपुट के तौर पे ऑलरेडी बैंक रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, इसलिए इसको अब हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। तो अब क्लोजिंग कैसे होगी, ये जो लास्ट वाला आंसर था 20,100 ये क्रेडिट था, अब इस लास्ट आंसर 20,100 को आप सिंगल अंडरलाइन करें, ठीक है, और इसी आंसर को 20,100 को दोबारा लिखें और डबल अंडरलाइन कर दें। अब आंसर क्या चल रहा था लास्ट क्रेडिट, रिवर्स हो जाएगा क्लोजिंग करते वक्त डेबिट हो जाएगा, अगर यहाँ डेबिट होता तो इधर आंसर क्रेडिट आ जाता, तो अब क्रेडिट था इसलिए रिवर्स होकर डेबिट हो जाएगा। अब आंसर के साथ लिखना क्या है, पहले आंसर क्या था हमारे पास, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था, अब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पासबुक बैलेंस, तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे पासबुक बैलेंस, यहाँ तक लिखेंगे आप। अब पासबुक का बैलेंस क्या होता है, आंसर आना चाहिए क्रेडिट, ठीक है, तो अगर ये क्रेडिट आ जाता है तो फिर तो मजीद साथ पासबुक बैलेंस के साथ कुछ नहीं लिखना, ठीक, लेकिन चूंकि वो कह रहा है कि ये आंसर डेबिट आया हुआ है तो पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है डेबिट नहीं होता है, तो ये डेबिट आया हुआ है इसलिए साथ विद इन ब्रैकेट आप लिख देंगे ओवरड्राफ्ट, ठीक है, पासबुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट। तो नहीं बेटे ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 17, इंपॉर्टेंट थी काफ़ी, ठीक है, तो ये कंप्लीट हुई, राइट। थैंक यू सो मच।